हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे। हालांकि विद्युत धारा का जो अनुप्रयोग है वो 3 अनुप्रयोग है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे हम लोग जो इस चैप्टर में केवल हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे और इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, तो जैसे अम्ल क्षार लवण है, उसके विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन की घटना होती है, विद्युत अपघटन होता है। और ये जो है ये जो प्रभाव कहलाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जो हमारी बैटरी होती है या जो हमारा सेल होता है उसमें जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है, तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें यह है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम लोग धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप बढ़ जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का ताप बढ़ जाता है, तो इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और ये जो है विद्युत धारा के कारण होता है। चालक में जब धारा जाती है तो वो क्या होता है, चालक गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की घटना को ही हम इसका ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ये सब चालक के प्रतिरोध के कारण होता है, चालक के प्रतिरोध के कारण होता है। और जो विद्युत धारा होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, प्रतिरोध के कारण हीट एनर्जी में, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो पहले हमारी हेडिंग क्या है, टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये सिंपल बात है कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब जो पहले 100 वाट के बल्ब होते थे उनमें उपयोग होता, आपका जो हीटर है उनमें होता है, जो आपका इस्त्री यानी प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जो विद्युत भट्ठी है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखते हैं। उसमें या तो वो विद्युत धारा ऊष्मा में बदल जाती है या तो प्रकाश में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद्युत धारा ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब हम ये बात करेंगे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से चालक का ताप कैसे बढ़ जाता है। बात यह है कि ताप कैसे बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब किसी चालक में जिसका प्रतिरोध होता है, जब किसी चालक में जिसका क्या हो प्रतिरोध है, धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने का मतलब है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो प्रवाहित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रवाह के समय जब आवेश चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तभी तो धारा बहना कहते हैं। तो आवेश जब चलते हैं तो चालक के परमाणुओं या धनायनों से उनकी टक्कर होती है। तो टक्कर में क्या होती है कि जो एनर्जी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास, जो स्रोत से मिली होती है एनर्जी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, तो वो टक्कर में क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को उनको दे देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को किसको दे देता है, परमाणुओं को दे देता है, धनायनों को दे देता है। कहने का मतलब है कि टक्कर में ही जो विद्युत ऊर्जा होती है वो हीट में चेंज हो जाती है। टक्कर में जैसे रगड़ होती है तो उस रगड़ में क्या होता है कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है वो हीट में बदल जाती है, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी की वजह से उस चालक का ताप बढ़ जाता है। यानी किसी चालक में अगर ऊष्मा है तो उसके कारण उसका ताप है, या कह सकते हैं ताप के कारण चालक में ऊष्मा होती है, यानी उसका ताप बढ़ जाता है। उसमें रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में यह होता है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के धनायन या परमाणु से टकराते हैं तो टक्कर में अपनी ऊर्जा हस्तांतरित कर देते हैं। जब हम किसी पे जैसे हम टक्कर मारते हैं तो हम कुछ ऊर्जा किसी उसको दे देते हैं जिसको हम टक्कर मारते हैं।
तो उस टक्कर में क्या होता है कि धनायन या परमाणु जो होते हैं चालक के, वो ऊर्जा पा करके कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंपन, यानी अपने स्थान पे रह करके कंपन करने लगते हैं। तो जब उनके अंदर कंपन आ जाता है तो उनकी एक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी या काल्पनिक ऊर्जा, यानी कंपन ऊर्जा, जिसको हम लोग चालक की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो क्या बढ़ जाती है? कंपन ऊर्जा, यानी चालक की आंतरिक ऊर्जा। और ये हायर क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि जो चालक की यांत्रिक ऊर्जा होती, अंदर वाली जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो सीधे सीधे ताप के समानुपाती होती है। यानी कि उस ऊर्जा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, उस ऊर्जा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब कहीं भी परमाणु हों या घरों में हों या पानी के अंदर, अब एक एग्जाम्पल दें, जैसे पंखा अगर बंद कमरे में चलता है तो कुछ देर के बाद गर्म हवा देने लगता है, या हम पानी के अंदर, पानी है किसी बर्तन के अंदर, तब उसको हम फेंकते हैं, कहीं घुमाते हैं, मथनी से मथते हैं, तो कुछ देर के बाद पानी गर्म हो जाता है। होता क्या उसमें कि मथने के वजह से या पंखा चलने के वजह से जो कमरे के एयर के कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं एयर के या वाटर के, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं। उनके अंदर क्या हो जाती है? एक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिसको हम लोग आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं। और वो ताप के समानुपाती होती है, यानी जितनी अधिक उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी अधिक उनका ताप बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हवा चलती है तो एयर मॉलिक्यूल मोशन में आ जाते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो ताप के समानुपाती होती है। इसलिए उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर बाहर से ठंडी हवा आने का रास्ता न हो तो गर्म हवा देने लगता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल घटना यही होती है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी आवेश प्रवाहित की जाते हैं, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक के परमाणुओं तथा धनायनों से टक्कर होती रहती है। इन टक्करों में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणुओं तथा धनायनों को स्थानांतरित हो जाता है, जिससे चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी वो कंपन करने लगते हैं, उनकी कंपनिक ऊर्जा यानी कंपन की ऊर्जा बढ़ जाती है, फलतः चालक का ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये गतिज ऊर्जा होती है ये चालक के ताप के समानुपाती होती है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ये आंसर देंगे कि धारा प्रवाहित होने से ताप कैसे बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसी चालक में अगर जो ऊर्जा व्यय होती है तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी उसका मान कैसे निकालेंगे कि हाँ इस चालक में इतने समय में इतनी ऊर्जा खर्च होगी। तो व्यय ऊर्जा का हम फार्मूले की बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना। हम लोग पढ़ते हैं किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना, यानी हमें अगर किसी चालक में ऊर्जा जो व्यय हो रही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो उसकी गणना कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है कि जब हम मान लेते हैं किसी चालक का विभवांतर, सिरों का विभवांतर क्या है? V है, और V विभवांतर के इस चालक से अगर Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर होता है Q गुणे V। तो अगर किसी चालक के सिरों का विभवांतर V हो तो चालक से Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में कितना काम किया जाएगा? तो इतना काम किया जाएगा, इतना जूल, ठीक है ना। कहाँ से आया? विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, कि अगर किसी चालक के सिरों का विभवांतर V हो और Q कूलाम उसको ले जाना है तो प्रवाहित करने में कितना काम किया जाएगा। तो काम कौन करता है? बैटरी करती है, जो चालक के सिरों का विभवांतर उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो इतना जूल काम किया जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर चालक से Q कूलाम आवेश प्रवाहित T समय तक प्रवाहित होता है, किसी चालक से Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित होता है, या उसको प्रवाहित होने में लगा समय कितना हो? T हो, तो विद्युत धारा की परिभाषा से हम जानते हैं I बराबर Q/T, तो यहाँ से Q इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है ना, I गुणे T। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये कूलाम में आएगा। अब समीकरण और 1 और 2, वहाँ समीकरण में Q की वैल्यू रख देंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से, तो हम जहाँ Q था वहाँ हमने क्या रख दिया? IT। तो हमें एक समीकरण मिल गया W बराबर VI गुणे T, या ये VIT जूल।
ठीक है ना। तो ये जो किया गया कार्य किस में आएगा, जूल में, क्योंकि कार्य का ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल में होता है। तो ये जो समीकरण 3 है ये किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा किए गए कार्य की गणना हम इससे कर सकते हैं। चूंकि ये जो कार्य होता है वो चालक में गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की व्यय ऊर्जा की वजह से होता है। जो ये कार्य होता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गतिमान होते हैं वो अपनी ऊर्जा को व्यय करके ये काम करते हैं। चूंकि यह कार्य चालक में गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के व्यय से होता है, अतः समीकरण 3 से चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा की, व्यय विद्युत ऊर्जा की हम लोग गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका हम अलग अलग रूप देख लेते हैं। ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म में ओम के नियम से। ठीक है ना। तो ऊपर की चीज हम मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है ना। एक फॉर्म हमने ये देख ही लिया। अब हम यहाँ ओम का नियम अप्लाई करने से V और I को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, V और I को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो देखिए ओम का नियम क्या करता है, V बराबर IR। अब यहाँ से अगर हमको V गायब करना है, ठीक है ना, तो V की जगह IR रख दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, W बराबर V की जगह IR और यहाँ I गुणे T है ही है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, IRIT। ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT। तो एक फॉर्म हमको ये मिल गया। पुनः ओम का नियम से हमको क्या करना, I गैप करना है। तो I इक्वल टू V बाई R इसमें रख दीजिए। जहाँ I है वहाँ क्या रख दीजिए, V बाई R। तो जहाँ I है V बटे R रख दीजिए। तो V है ही है और यहाँ पे क्या रख देंगे, V बटे R और यहाँ पे T है ही है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T। तो ये हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्म अलग अलग मिल गए। ठीक है। नहीं, हमारा समीकरण 3 था, ये समीकरण 4 हो गया और ये समीकरण 5 हो गया। तो समीकरण 3, 4, 5, जो समीकरण 3, 4, 5 हम लोग तीनों से आवश्यकता अनुसार किसी चालक में व्यय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार जो है किसी भी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार तीनों समीकरण का हम लोग किसी चालक में व्यय ऊर्जा की गणना के लिए या आवेश को बहाने में किए गए कार्य की गणना के लिए हम तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सुविधा, अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना। इन दोनों का प्रयोग कब किया जाता है, अभी हम लोग आगे एक नियम पढ़ेंगे जिसको हम लोग जूल का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादातर तब करते हैं जब करंट कांस्टेंट होती है, और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब विभवांतर कांस्टेंट होता है। और इसका इस्तेमाल तो हम हमेशा कर सकते हैं, चाहे V बदले, चाहे I बदले, चाहे दोनों बदले। जब V भी चेंज हो रहा हो या I चेंज हो रहा हो या दोनों चेंज हो रहा है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये बताया कि जब I कांस्टेंट होता है तो इसको इस्तेमाल करना आसान होता है, जब V कांस्टेंट होता है तो इसको इस्तेमाल करना आसान होता है। और ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी केस में अपनी आवश्यकता अनुसार। फर्क क्या है कि हमें VIT पता होना चाहिए, इसमें IRT पता होना चाहिए, इसमें VRT पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब हम करंट कांस्टेंट हो तो ये लगाते हैं, V कांस्टेंट हो ज़्यादातर तो ये लगाते हैं। ये तो मान लीजिए हमेशा यूज कर सकते हैं, चाहे VI चेंज हो या दोनों साथ में चेंज हो। यानी आवश्यकता अनुसार हम व्यय ऊर्जा के लिए तीनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ इनसे यहाँ से देख सकते हैं कि जो व्यय ऊर्जा है वो प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होती है। यदि R तो कांस्टेंट है और T क्या है, ये नियत है। ठीक है ना। या भी प्रोपोर्शनल टू R हो सकता है जब I और T नियत हो। ठीक है ना। या इस वाले समीकरण से देखें तो W प्रोपोर्शनल V स्क्वायर होता है, वही कहेंगे यदि R एंड T नियत हो, यानी कि समय और प्रतिरोध नियत हो,
तो ये जो है इन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, आई स्क्वायर पे, आर पे और वी स्क्वायर पे, और टाइम पे भी डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल टू टी होता है यदि क्या है, आई वी आर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, आई वी आर नियत हो, ठीक। तो 3 चीज़ों में से ये 2 कांस्टेंट होगा तो इसके समानुपाती होगा, आर के भी समानुपाती, टी के, तो ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके समानुपाती होता है, आई स्क्वायर के, टी के, आर के, वी स्क्वायर के, ठीक है ना। ये नियत होता, बाकी 2 राशियां जो हैं इसमें कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जब क्या नाम है कि जब इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो व्यय ऊर्जा होती है वो सीधे सीधे प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखें कि 2 प्रतिरोध हैं, यहाँ पे देखें ये R, मान लीजिए R1 R2 है, और इसको किसी स्रोत यानी बैटरी से, बी विभवांतर की बैटरी से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसमें करंट मान लीजिए I बह रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, करंट कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें करंट तो वही जा रही है और इसमें भी वही करंट जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो हम ये वाला फार्मूला आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि R1 R2 में जो ऊर्जा व्यय होगी उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए तो R1 में कितनी व्यय हो जाएगी, W1, I तो वही है, मान लीजिए T समय तक प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ R1 T, W2 निकालना है तो I तो वही है, R2 T, यहाँ से देखेंगे W1 W2 करेंगे तो बाकी क्या हो जाएगा, I कैंसिल होगा, T भी कैंसिल होगा, R1/R2। तो यहाँ से क्या होता है कि प्रतिरोध के अनुपात में आता है, प्रतिरोध के अनुपात में। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, ठीक है ना, तो समांतर क्रम में जानते हैं कि सभी का विभवांतर समान होता है, ये 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है, करंट यहाँ पे अलग अलग हो जाती, ठीक है ना, यहाँ I1 हो सकती है, यहाँ I2 हो सकती है, तो वहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं, यहाँ पे हमारा V जो कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फार्मूला ज़्यादा सुटेबल हो लगाने के लिए, तो हम जानते हैं ये V²/R से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ V हमको आसानी से कट जाएगा भाग देने पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एक चीज़ जब कांस्टेंट है तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो इसलिए अगर हमें W1 चाहिए, R1 में कितना हो जाएगा, तो V²R1T, और W2 ये V²R2T। अब यहाँ से देखेंगे W1 W2 तो क्या आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आएगा, देखिए ये कट जाएगा, V²R1T बटे V²R2T, T कैंसिल और V कैंसिल, R2 ऊपर चला जाएगा, तो V1 बटे V2 यानी R2 बटे R1। तो इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनमें जो व्यय ऊर्जा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमान। देखिए W1 के सामने R2 है, W2 के सामने R1, तो समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनमें व्यय ऊर्जा जो है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात में होती है, किसके व्युत्क्रमानुपात में होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम अभी जो है हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमने जो ये फार्मूला कैलकुलेट किया है तो ये जो ऊर्जा आएगी ये जूल में आएगी, लेकिन जो चालक में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में बदलती है। तो ऊष्मा का एक अलग मात्रक होता है कि वैज्ञानिकों ने जो है ऊष्मा को अलग एक यूनिट में नापा है, मात्रक में, जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं। तो जूल नामक एक वैज्ञानिक ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट के द्वारा जूल को ऊर्जा मतलब जो क्या है ऊष्मा और कार्य ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, ये बात प्रूफ किया था वैज्ञानिक जूल ने एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कार्य को ऊष्मा में, ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, ठीक है ना।
तो कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल और ऊष्मा की उन्होंने यूनिट बताई कैलोरी। तो उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है ना। जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो ऊष्मा में चेंज हो सकता है। जैसे हम अपने हाथ को रगड़ें तो हम काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य जो रगड़ने का काम होता है वो ऊष्मा में चेंज हो जाता है, क्योंकि हाथ गर्म हो जाता है। उसी तरह किसी बर्तन में पानी रख करके उसको खूब हिलाएं घुमाएं तो कुछ देर के बाद पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है वो ऊष्मा में चेंज हो गया। हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है? ऊष्मा में चेंज हो गया। तो उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया करके एक्सपेरिमेंट कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। ठीक है ना। कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। तो उन्होंने इसके लिए एक फार्मूला दिया जिसको हम लोग कहते हैं कि W बराबर जे क्यू। क्यू जो है, या इसको जे एच भी कह सकते हैं। क्यू मतलब कैलोरी के लिए रहेगा। ठीक है ना। या उसी की जगह हम एच भी ले सकते हैं। एच मतलब हीट रहता है। ठीक है ना। तो क्यू क्या है? यहाँ पे ऊष्मा को बता रहा है, ऊष्मा ऊर्जा, और W जो है जूल है, वो भी ऊर्जा है। तो ये जे जो है इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है ना। ऊष्मा को कहते हैं यांत्रिक तुल्यांक, या इसको कहते हैं परिवर्तन गुणांक, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर उन्होंने कैलकुलेशन के द्वारा जे की वैल्यू निकाली थी 4.2। अगर यहाँ से हम देखें तो जे इक्वल होता है W बाई क्यू, यानी कि जूल पर कैलोरी। इसका अगर यूनिट, कोई ये भौतिक राशि नहीं होती, ये जो कन्वर्जन फैक्टर केवल, ये कोई अलग से भौतिक राशि नहीं है, जैसे कि कार्य है और आपका बल है, धारा है, ये कोई भौतिक राशियाँ ना, ये कोई भौतिक राशि नहीं बदलती। ये क्या है? परिवर्तन गुणांक है, जिसकी यूनिट अगर हम चाहें तो जूल बटे कैलोरी होती है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं जूल पर कैलोरी। तो जे की वैल्यू जो है 4.2 या इसको 4.18 कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है कि एक कैलोरी बराबर जो होता है, एक कैलोरी बराबर जो होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम बात करें कि एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4.2 कैलोरी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो उससे 4.2 में भाग देना होगा, 4.2 से भाग देना होगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा W आया था V/I/T आया था ना, तो ये जूल में आया था। अगर इसे ऊष्मा में बनाना है, Q बराबर लिखना है, या उसी को हम लोग H कहते हैं, Q या इसी को H कहते हैं, तो हमें ये V/I/T है, तो हमें कितने से भाग देना होगा इतना, तो इसे हम कैलोरी में बोल देंगे। उसी तरह से H बराबर है I²RT है, इसे 4.2 से भाग देंगे तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से V²/R×T है और बटे 4.2 है, तो इसे हम कैलोरी में बोल देंगे। ठीक है ना। जैसे ये है कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल कैसे, अगर आपको कंफ्यूजन है तो जैसे देखिए जे की वैल्यू क्या है 4.2 जूल, यहाँ W में Q से डिवाइड किया गया, अगर कैलकुलेशन की गई उनके एक्सपेरिमेंट द्वारा तो इतना वैल्यू निकल के आई। अब जैसे यहाँ पे देखिए W बराबर है, जे की वैल्यू 4.2 है, Q रख दीजिए। अब देखिए Q की वैल्यू अगर 1 रखिए, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, अगर Q बराबर 1 कैलोरी, क्योंकि Q को कैलोरी में रखना है, यानी उसी को हम लोग H कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि W की वैल्यू कितना हो जाएगी 4.2 जूल। Q की वैल्यू अगर 1 कैलोरी हो गई तो W का पॉइंट कितना हो जाएगा 4.2 जूल। यानी कि जब हम Q 1 रखे तब ना W जाके 4.2 जूल आएगा। तो इसका मतलब एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो इसलिए जूल, एक जूल बराबर इतनी कैलोरी, एक जूल में इतनी कैलोरी, इतने जूल में कितनी कैलोरी, इतने जूल में कितनी कैलोरी, इतने जूल में कितनी कैलोरी, तो 4.2 से हम लोग भाग देते चले जाएंगे। ठीक है ना। पढ़ते हैं अब जूल का नियम। अब हम लोग स्टडी करेंगे जूल का नियम।
तो जूल ने बाकायदा जो है एक्सपेरिमेंट करके अपना एक नियम दिया था, जिसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, बशर्ते उसका नियम क्या था। 1841 में, जिसका पूरा नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट या नियम कब दिया था? 1841 में, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो जूल के नियमानुसार क्या होता है कि जब किसी चालक में जिसका प्रतिरोध R हो, I धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT, या इसी को हम लोग H इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल कहते हैं। ठीक है ना। इसके पहले हमने एक कैलोरी में एक और यूनिट बताई थी। तो ऊष्मा को अक्सर एक अलग यूनिट में नापते हैं जिसको हम कैलोरी कहते हैं। तो जब हम इसे कैलोरी में कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जूल जगह कैलोरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए अभी हमने इसको जूल लिखा, इसे जूल का नियम कहते हैं। तो जूल ने हालांकि ये वाला फार्मूला पे अपना फोकस किया था कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो I स्क्वायर RT, I के और R के T के समानुपाती होती है। ठीक है ना। इसे हम लोग जूल का नियम कहते हैं। और आइए अभी इस फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं कि किसी चालक में व्यय ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं। आइए इस पे एक सवाल लगाते हैं कि एक प्रतिरोध तार में 12 वोल्ट विभवांतर पर 1 मिनट तक कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो तार पहले क्या क्या दिया वो लिख लीजिए। हमारा V दिया है 12 वोल्ट, आपका जो है टाइम दिया है कितना है 1 मिनट। तो इसको हम लोग बनाएंगे सेकंड में। कितना हो गया? सेकंड में, क्योंकि हमेशा एक फॉर्म में जो समय का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। और एम्पियर यानी कि हमारा जो I हमारा दिया है, I को आप कैपिटल I या स्मॉल I भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। और ये दिया है 2.5 एम्पियर। तो हमें देखिए क्या क्या पता, VIT। तो हम सिंपल से व्यय ऊर्जा का सूत्र निकाल सकते हैं। तार में व्यय हुई ऊर्जा W बराबर क्या होता है? VI गुणे T, VIT होता है। क्योंकि हमें तीनों पता, हमने कहा था कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो W बराबर हो जाए V कितना है 12 वोल्ट, और ये एक 60 हो गया, और ये कितना है इतनी एम्पियर। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? W बराबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हट जाएगा 1 दशमलव से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप 12 छक 72 में, आप 12 छक 72 और में 25 से गुणा करेंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, वो उतना जूल व्यय ऊर्जा होगी। चलिए इसी पे आधारित एक और सवाल लगते हैं। हालांकि हम लोग बाकायदा जो है सवाल लगाएंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज पहुंचेंगे। एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें 16-17 सवाल हैं, हर टाइप के हैं, और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए एक सवाल हम इस पे और ले लेते हैं। ठीक, एक टाइप का ये सवाल है कि एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितना? 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी हमारा H दिया हुआ है 60 किलो कैलोरी, और धारा की वैल्यू क्या है, इसको हल करेंगे। धारा 3.5 एम्पियर है। हीटर के तार का प्रतिरोध मालूम करना है और उसका विभवांतर क्या है ये मालूम करना है। हालांकि हम इस पे आधारित और भी सवाल लगाएंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हमें यहाँ क्या पता, I 3.5 एम्पियर है और हमारा H कितना है 60 किलो कैलोरी। तो देखिए जब हम लोग प्रतिरोध या विभवांतर निकालेंगे तो इसको हमें जूल में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? जूल में बदलना होगा। तो देखिए किलो कैलोरी है तो 60 गुणे 1000 कर दीजिए तो ये कैलोरी में चेंज हो गया। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है तो हमें पता है, एक कैलोरी में कितना होता है, इतना जूल होता है। तो एक कैलोरी यहाँ पे है, इसको हम इतना जूल कर देंगे। हमने बताया था 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। तो ये कैलोरी की जगह हमें जूल रखना है तो इतने से इसमें गुणा करना होगा, और जूल को कैलोरी में बदलना है तो इतने से भाग देना होता है। तो ये हमारी जूल में आ गई ऊष्मा। किस में आ गई? जूल में आ गई। अब हमें बात करनी है, हमें मालूम क्या करना है कि हमारा R क्या है, हमारा V क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें I पता है और ये दो चीज हमको पता करना है, और टाइम हमारा दिया हुआ है कितना, 5 मिनट दिया हुआ है। तो 5 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो देखिए हमें पता है I, T और H। तो हम R और V
निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला हमें पता है, आई गुणे वी गुणे टी, वी आई टी होता है, वी गुणे आई गुणे टी होता है यहाँ पे। तो यहाँ से v निकल सकता है क्योंकि हमें आई टी और h पता है, और हमें r चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर r चाहिए तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा h बटे आई स्क्वायर टू टी। तो h हमारा कितना आया 60 गुणे 1000 4.2, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 3.5 गुणे 3.5, और t कितना है 5 गुणे 60। ये 60 से 60 कट गया, 5 से भाग देंगे, ये दशमलव हट गया, 5 ये भी दशमलव हट गया, और ये 5 से भाग देंगे तो इसमें 5 दूनी 10 यानी कि 200 हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 बचे 35, 7 छः 42, ये फिर काटिए 5 से 40 हो जाएगा, और फिर ये दशमलव हटाएंगे इधर 60 हो जाएगा, फिर ये 35 है, और तो यहाँ पे r निकालने के लिए ऊपर 40 गुणे 60 है, नीचे 35 है। 5 बटे 40, 5 सत्ते 35, 8 सत्ते 56, और एक 0 है 7, 7 बटे 56 होता है 80 ओम आएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, में 80 ओम आना चाहिए, ठीक है। 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 बटे 56, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें v चाहिए तो v भी कैलकुलेट कर सकते हैं, h बटे आई गुणे टी। h कितना है 60 गुणे 1000 4.2, और यहाँ से i 3.5, और ये t कितना है 5 गुणे 60। तो आप इसको कैलकुलेट करके विभवांतर आराम से निकाल सकते हैं वोल्ट में, ठीक है ना, वोल्ट में निकाल सकते हैं। काट दीजिए, 60 से 60 कट गया, ये हो जाएगा 200, ये दशमलव हट गया, ये भी हट गया, तो 5 सत्ते 35, 7 से काटिए 7 छः 42, 7 बचे 35, और ये 5 से काटिए तो 40 हो गया, ठीक है ना। 4 छक्का 24, 240 वोल्ट आएगा। अब काट देंगे आराम से, ठीक है। तो ये उस पे आधारित कुछ सवाल थे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और एक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो विद्यार्थी इस हमारे वीडियो को देखते हैं और जिन्होंने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।